पाकिस्तान और चीन में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? भारत की सुरक्षा को लेकर ये सवाल आमतौर पर उठते रहे हैं। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को इस सवाल का जवाब दिया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने गोरखपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। राष्ट्र के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हम देख रहे हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। राष्ट्र के संदर्भ की चुनौतियां जो हैं वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना, और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। ये उनकी कल्पना रही है या उनकी रणनीति रही है। ये एक नेक्स्ट खतरा रहेगी। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियां इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। चौथी बड़ी चैलेंज है किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी उसके बारे में है। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है। और इससे किस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज रहेगी। पांचवी चैलेंज जो रहेगी, हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ में। पांचवी बड़ी या छठी बड़ी चैलेंज जो है वो मेरे हिसाब से तकनीकी चुनौतियों के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, और इसका सीधा प्रभाव भविष्य की जो युद्ध प्रणाली है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। युद्ध जो है अब एक तरह से बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है और पारदर्शी होता जा रहा है। और इसमें जो है 4 मुख्य ट्रेंड देखने को मिलते हैं जो कि युद्ध को आगे की तरफ खींचते हैं। पहली चीज़ है पारदर्शिता। जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स की टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिति की जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति में बनाए गए जो सेंसर्स हैं, अगर हम उन्हें सेंसर्स को, आँख को अगर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर माने तो विश्व की जनसंख्या सिर्फ 8 बिलियन है, तो 16 बिलियन सेंसर्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक सेंसर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। आप सबके मोबाइल फ़ोन में सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ कैमराज में सेंसर लगे हुए हैं, आप सड़कों पे जाओ तो सेंसर लगे हुए हैं, सैटेलाइट, हवाई जहाज सब में सेंसर्स लगे हुए हैं। और इनमें जो है ये 8 बिलियन से कहीं ज़्यादा होंगे। और इसमें जो इनकी विभिन्नता है वो भी अलग अलग है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, सार है, मैग्नेटिक, सेस्मिक, अकोस्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, तरह तरह के सेंसर्स हैं जो कि हम प्राकृतिक जो दिए हुए हैं, जैसे जैसे सूंघना, देखना, सुनना, इससे कहीं ज़्यादा की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड नज़र आता है वो रोबोटिक्स और ऑटोनोमस वॉरफेयर के बारे में है, जिसमें जो है स्वचालित ड्रोन्स, मानव रहित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम, इनके बीच में
भविष्य का युद्ध अभी तक जो है हिस्ट्री में देखो तो युद्ध जो है दो मानव के बीच में हो सकता है। भविष्य में जो है मानव के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो कि अनमैन्ड हो, वो दोनों तीनों मिल करके युद्ध करेंगे, ना कि 4-5 लोग एक साथ में। उसके अलावा जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी हाइपरसोनिक वेपन्स के कारण ये बढ़ती जा रही है, जिसमें जो है किसी भी चीज़ को किसी भी दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। एयर डिफेंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए जो है जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अभिभाषण में अपना सुदर्शन चक्र के बारे में बात की थी। मैं आखिर में इसके बारे में बात करूँगा। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक और ट्रेंड है कि बुद्धिमत्ता, दैट इज़ इंटेलिजेंट वॉरफेयर, और ये डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ये डिसीजन का एक साइकिल होता है। किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इस साइकिल को जो है इतनी सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं लड़ाई में कि एक ही आदमी के लिए, मानव के लिए इसके ऊपर कंट्रोल करना पाना संभव नहीं है। तो ये ऑटोमेट होती जाएंगी जैसे जैसे समय बीतता जाए। तो ये सब चीज़ के बारे में जो है CDS के ऑफिस या हेडक्वार्टर IDS या सीनियर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, इसके बारे में हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमने फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, भविष्य में किस तरह के युद्ध लड़े जाएंगे उसके बारे में कोर्स शुरू किए हैं। एक फ्यूचर ऑपरेशन एनालिसिस ग्रुप, इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में हमने मऊ में रण संवाद, इसके बारे में 2-3 दिन की गोष्ठी की थी। तो ये सब की सोच जो थी हमारे में थी, इसीलिए जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोग को थोड़ी सफलता मिली, मतलब बहुत सफलता मिली। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम की। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर के थ्रू या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने इसे देखा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था। इसमें जो भी काइनेटिक ऑपरेशंस करे जा रहे थे, जो कि हवा में या वायु में या ज़मीन के ऊपर या समुद्र में, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक से मेरा मतलब है साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये उसके प्रभाव को या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। इसके अलावा यह एक लॉन लीनियर ऑपरेशन था, मतलब हम सीक्वेंस वाइज नहीं अटैक कर रहे थे, जो शुरू की पंक्ति के अलावा पीछे के पंक्ति में। तो इसमें कोई इस तरह की लड़ाई में ना कोई फ्रंट था ना कोई रियर था। यह एक नेटवर्क और इंटीग्रेटेड लड़ाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने एक नए विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना भी है। यह है न्यू नॉर्मल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी बारे में बात की है कि नए पैमाने तय किए जाएंगे, नया नॉर्मल होगा। और ये उन्होंने ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में कहा है कि न्यू नॉर्मल